साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो उसी के तहत हम लोग नवंबर 2022 का जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसका जो चौथा सेक्शन है, सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा वाला, उस सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सुरक्षा के तहत पहला टॉपिक है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के बारे में। तो सुर्खियों में यह क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। यह मसौदा विधेयक के प्रावधानों पर लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को शासित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराएगा तथा यह विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की इस तरह से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करता है जिसके तहत निजी डेटा की सुरक्षा संबंधित लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के साथ साथ कानूनी जरूरत के अनुरूप उसका उपयोग भी किया जा सकेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग भारत में डेटा संरक्षण कानून लाने के लिए किए गए प्रयासों का एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो 2018 से यह प्रारंभ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति याद रखिएगा किससे संबंधित है? व्यक्तिगत डेटा से। तो न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया गया। यह व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संबंधित पहला ड्राफ्ट था। फिर 2019 में क्या होता है? सरकार ने प्रस्तावित ड्राफ्ट में संशोधन करके उसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में सदन में पेश किया। बाद में उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। फिर दिसंबर 2021 में क्या होता है? संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने 2019 के विधेयक में कई बदलाव कर सरकार को डेटा संरक्षण विधेयक 2021 के रूप में एक नया ड्राफ्ट विधेयक सौंपा। ठीक है। फिर 2022 अगस्त 2022 में क्या होता है कि 2019 के विधेयक में किए गए व्यापक परिवर्तन जो एक्सटेंसिव चेंजेस थे का हवाला देते हुए सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया। ठीक है। अब इसको वापस लेके फिर से एक नया मसौदा पेश किया गया है। अब इस जो नया मसौदा पेश किया गया, इस नए मसौदे के बारे में देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। तो उन महत्वपूर्ण चीजों को जानने से पहले इस मसौदे विधेयक में जो कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी या शब्द प्रयोग होंगे उन शब्दों को पहले समझ लेते हैं कि उन शब्दों का मतलब क्या है। जैसे पहला है डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल क्या है? जिस व्यक्ति का डेटा एकत्र किया जाना है, जिस व्यक्ति का डेटा एकत्र या जिस व्यक्ति का डेटा लेना है उसे डेटा प्रिंसिपल कहा गया है। ठीक है, उसे डेटा प्रिंसिपल कहा गया है। डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी कौन है? व्यक्ति के निजी डेटा की प्रोसेसिंग के उद्देश्य और उसके तरीकों को निर्धारित करने वाली जो संस्था होगी, जो ये निर्धारित करेगी कि उस निजी डेटा की प्रोसेसिंग का उद्देश्य क्या होगा और किस तरीके से होगी, तो वो निर्धारित करने वाली संस्था, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, कंपनी है, फर्म है या राज्य है या कोई और है, को डेटा फिड्यूसरी कहा जाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति का डेटा एकत्र किया जाना है उसे डेटा प्रिंसिपल, और जो प्रोसेसिंग के उद्देश्य और उसके तरीकों को निर्धारित करेगा उसे डेटा फिड्यूसरी कहा जाएगा। फिर आता है सहमत प्रबंधक, कंसेंट मैनेजर। यह एक पंजीकृत संस्था होगी जो डेटा प्रिंसिपल जिस व्यक्ति का डेटा लिया गया है, तो डेटा प्रिंसिपल के प्रति जवाबदेह होगी और डेटा प्रिंसिपल की ओर से कार्य करेगी। व्यक्तिगत डेटा क्या होता है? व्यक्ति से संबंधित कोई भी डेटा जिससे उसकी पहचान एवं संबद्धता उजागर हो सकती है वो व्यक्तिगत डेटा है। बच्चा किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। डेटा वह सूचना है जिसमें तथ्यों, अवधारणाओं, विचारों या निर्देशों को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि मनुष्यों या स्वचालित साधनों द्वारा उसकी व्याख्या या प्रोसेसिंग उपयुक्त तरीके से की जा सके। व्यक्ति में कौन शामिल होंगे? तो व्यक्ति में देखिए, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो, राज्य और प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति मतलब वो इसमें आएंगे जो पूर्ववर्ती, जो ये इसके अंतर्गत जो उपखंड है इसमें से किसी के अंतर्गत जो शामिल नहीं होंगे वो जो है वो कृत्रिम विधिक व्यक्ति के रूप में यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। अब आते हैं मसौदा पे। मसौदा की महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो इस मसौदा विधेयक में पहली बात है सूचना और सहमत के संबंध में। तो देखिए यह व्यक्ति से डेटा प्रिंसिपल हमने बात किया। डेटा प्रिंसिपल क्या है? तो डेटा प्रिंसिपल के संबंध में पूर्व सहमत लेने पर जोर देता है। इसके लिए मांगे गए व्यक्तिगत डेटा के विवरण और उसे
प्रोसेस करने के उद्देश्य को प्रकट करना होगा। डेटा प्रिंसिपल एक सहमति प्रबंधक, कंसेंट मैनेजर, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात किए थे, तो कंसेंट मैनेजर के माध्यम से डेटा फिड्यूसरी को अपनी सहमत दे सकता है, उसे प्रबंधित कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, सहमत देने से मना कर सकता है। अब अगला पॉइंट आता है डेटा फिड्यूसरी के दायित्व क्या है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उचित तरीके से डेटा की प्रोसेसिंग, भंडारण या उसे नष्ट करने के लिए यह विधेयक डेटा फिड्यूसरी के लिए कुछ दायित्वों का निर्धारण करता है। जैसे यदि किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो डेटा फिड्यूसरी को बोर्ड और डेटा प्रिंसिपल को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। दूसरा, यदि डेटा एकत्र करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है या डेटा भंडारण की आवश्यकता नहीं रह जाती तो डेटा को हटा दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक डेटा फिड्यूसरी को डेटा प्रिंसिपल के प्रश्नों के उत्तर देने और उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक डेटा सुरक्षा अधिकारी डीपीओ नियुक्त करना चाहिए। ठीक, एक डीपीओ को, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों के निजी डेटा को प्रोसेस करते समय अतिरिक्त दायित्व निर्धारित किया गया है। इसके लिए बच्चों के माता पिता या अभिभावक से सहमति लेना या प्राप्त करना होगा। अगला पॉइंट इसमें है महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी के बारे में। तो देखिए, केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को एक महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी अर्थात सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है यदि कुछ कंडीशन है। कब घोषित करेगी? यदि वह जो डेटा फिड्यूसरी है वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है। दूसरा, डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है। तीसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही एसडीएफ एसडीएफ को डेटा संरक्षण से संबंधित प्रभाव आकलन और समय समय पर ऑडिट भी करना होगा। ठीक है, एसडीएफ क्या है? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी अर्थात महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी। डेटा प्रिंसिपल के कर्तव्य और अधिकारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डेटा प्रिंसिपल के कर्तव्य और अधिकार, यह विधेयक डेटा प्रिंसिपल के कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करता है। जैसे उसे झूठी शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए डेटा प्रिंसिपल को। दूसरा, उसे झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान नहीं करनी चाहिए या जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। अब डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों की बात करें, डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों के, अभी तो कर्तव्य की बात कर रहे थे, क्या कर्तव्य है? अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार है इनको, डेटा में सुधार या उसे हटाने का अधिकार है, शिकायत निवारण का अधिकार है। डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है इस मसौदे में। तो यह विधेयक डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान करता है। बोर्ड का मुख्य काम यह देखना होगा कि डेटा फिड्यूसरीज और डेटा प्रिंसिपल्स द्वारा विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। दूसरा, बोर्ड द्वारा आरोपित दंड का भी प्रावधान है। तो देखिए, विधेयक में 6 प्रकार के जुर्माने का प्रस्ताव है। इन प्रावधानों के तहत अधिकतम 500 करोड़, ध्यान रखिएगा, 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में निर्धारित अधिकतम जुर्माने से काफी अधिक है। भारत के बाहर डेटा का स्थानांतरण, देखिए इस विधेयक में यह प्रावधान है कि डेटा फिड्यूसरी निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार कुछ देशों को व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित कर सकता है। केंद्र सरकार आवश्यक आकलन के बाद ऐसे देशों की सूची निर्धारित कर सकती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि यह विधेयक कहां पर लागू होगा। देखिए, पहला, भारतीय क्षेत्र के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग में। दूसरा, भारतीय क्षेत्र के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग में यदि, यहाँ कंडीशन है, यदि इस तरह की प्रोसेसिंग भारतीय क्षेत्र के भीतर डेटा प्रिंसिपल को वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करने की किसी भी गतिविधि या प्रोफाइलिंग से संबंधित है। तो प्रोफाइलिंग के तहत क्या होता है कि डेटा प्रिंसिपल के व्यवहार, लक्षणों या रुचियों से संबंधित पहलुओं के विश्लेषण या पूर्वानुमान हेतु व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। यह विधेयक कई जगहों पर लागू नहीं हुआ। कहां पर? व्यक्तिगत डेटा की नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग में, ऑफलाइन व्यक्तिगत डेटा पर। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के किसी व्यक्ति द्वारा प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर और व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत डेटा पर जो रिकॉर्ड में दर्ज है और कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है। अब बात कर लेते हैं कि इस जो विधेयक लाया गया है, इसका मसौदा पेश किया गया, इससे संबंधित जो चिंताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं इसमें, जो चिंताएं व्यक्त की गई उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले, समय सीमा का अभाव है। यह विधेयक डेटा फिड्यूसरीज पर कुछ दायित्व लागू करता है, लेकिन इनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण है, जैसे कि सहमति वापस लेने के मामले में व्यक्तिगत डेटा को हटाने के लिए समय सीमा का अभाव है। दूसरा, बोर्ड के समक्ष दर्ज शिकायत पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा का अभाव है। तीसरा, एक बार इच्छित उद्देश्य पूरा हो जाने पर डेटा फिड्यूसरी के लिए व्यक्तिगत डेटा को हटाने की कोई समय सीमा नहीं है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें समय सीमा का अभाव है और जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी।
अगला है डेटा प्रिंसिपल के लिए अनुपलब्ध महत्वपूर्ण अधिकार। डेटा प्रिंसिपल के देखिए, डेटा पोर्टेबिलिटी और भुला दिए जाने के अधिकार को मसौदा विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार क्या है? डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार है डेटा प्रिंसिपल को व्यवस्थित प्रारूप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वह सभी डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है जो उसने डेटा फिड्यूसरी को प्रदान किया था। डेटा प्रिंसिपल को व्यवस्थित प्रारूप में वह सभी डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है जो उसने डेटा फिड्यूसरी को प्रदान किया था। तो ये है डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। इसमें वह डेटा भी शामिल होता है जिसे डेटा फिड्यूसरी अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रोसेस करते समय डेटा प्रिंसिपल से प्राप्त करता है। इसके तहत भुला दिए जाने के अधिकार की बात करें तो भुला दिए जाने के अधिकार के तहत डेटा प्रिंसिपल डेटा फिड्यूसरी से अपने व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को रोकने के लिए कह सकता है। डेटा प्रिंसिपल अब इस विधेयक से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो अगला पॉइंट है, अगली जो चिंता है वो क्या है? एक सेकेंड। विस्तृत परिभाषाएं में क्या है? मसौदा विधेयक में डीम्ड कंसेंट पर विचार करने के लिए लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट शब्द की परिभाषा को अत्यंत विस्तृत रूप दिया गया है। यह प्रमुख चिंताओं में से एक है। इस विस्तृत परिभाषा में किसी भी प्रकार का निष्पक्ष और उचित उद्देश्य शामिल है। इसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि यह डेटा फिड्यूसरीज को अत्यंत व्यापक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, साथ ही निर्धारित और उचित उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। इसके लिए वह डेटा प्रिंसिपल की सहमति के बिना भी व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, परिभाषा में क्या है? निर्धारित और उचित उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इसके लिए वह डेटा प्रिंसिपल की सहमति के बिना भी व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस कर सकती है। किस कंडीशन पर? निर्धारित और उचित उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए। बोर्ड की संरचना और शक्तियों की बात करें तो यह विधेयक बोर्ड की वास्तविक संरचना या शक्ति को निर्धारित नहीं करता। यह दर्शाता है कि प्रस्तावित बोर्ड को कम स्वायत्तता दी गई है। इसके अलावा बोर्ड को दोषी पक्षों पर निर्णय लेने और आवश्यक दंड लगाने के अधिकार दिए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं दिया गया है। इसके तहत दंड को सीमित करना। देखिए, यह विधेयक गैर अनुपालन की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करता हुआ प्रतीत होता है, न कि स्वयं गैर अनुपालन पर। तो ये गैर अनुपालन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि गैर अनुपालन की गंभीरता पर ध्यान देता है। इसमें कहा गया है कि यदि गैर अनुपालन महत्वपूर्ण नहीं है तो बोर्ड जांच को बंद करने का विकल्प चुन सकता है। साथ ही इस संदर्भ में उपचारात्मक उपाय तभी किए जाएंगे जब गैर अनुपालन महत्वपूर्ण होगा। समस्या शब्दावली में निहित है क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द अत्यधिक व्यक्तिपरक है और संभावित रूप से दोषपूर्ण व्याख्या का कारण बन सकता है। तो पर्सन टू पर्सन क्या है? महत्वपूर्ण होना चेंज होता है। अपवादों का व्यापक सेट। इसके तहत क्या है? केंद्र सरकार किसी भी डेटा फिड्यूसरी को प्रारूपित विधेयक के प्रावधानों से छूट दे सकती है। इसके अलावा सरकार को अधिकांश डेटा संरक्षण दायित्वों से छूट मिल सकती है यदि डेटा की प्रोसेसिंग किसी अपराध के लिए या किसी कानून के उल्लंघन की रोकथाम पहचान जांच के हित में की जाती है। कुछ अन्य चीजें भी हैं इसमें चुनौतियों में, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो बहुत जटिल जैसे कि फिर भी महत्वपूर्ण मुद्दे, फिर मतलब बहुत जटिल है फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो बहुत जटिल मुद्दों को केवल जैसा निर्धारित किया जा सकता है जैसी शब्दावली को जोड़कर या तो स्थगित कर दिया गया है या किसी और को सौंप दिया गया है। इसमें पिछले विधेयक के 90 से अधिक खंडों की तुलना में मोटे तौर पर केवल 30 खंड हैं, क्योंकि परिचालन से जुड़े हुए बहुत सारे विवरण बाद के नियम निर्धारण के लिए छोड़ दिए गए हैं। विधेयक जो है गैर अनुपालन के लिए दंड तो निर्धारित करता है, इसके बावजूद विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे का दावा करने हेतु डेटा प्रिंसिपल को अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अपेक्षा की जाती है कि इस कानून के कई प्रावधानों को अधीनस्थ कानून या विधेयक के नियम और अन्य कार्यकारी आदेश द्वारा लागू किया जाएगा और उन्हें प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अलावा चूंकि विधेयक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है, तो इसलिए सभी हितधारकों को सरकार के साथ विधेयक से जुड़ी हुई उचित चिंताओं को साझा करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस विधेयक के महत्व को समझ लेते हैं। तो पहला महत्व क्या है? वर्तमान ढांचे में मौजूदा कमियों को दूर करने का इस विधेयक के माध्यम से प्रयास किया गया। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में निहित वर्तमान कानूनी ढांचा डेटा प्रिंसिपल को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।
गौरतलब है कि के एस पुट्टास्वामी वाद 2017 का में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसकी अपर्याप्तता को देखा जा सकता है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में था। पहला, मौजूदा ढांचे का आधार निजता के मौलिक अधिकार के बजाय इसका सांविधिक अधिकार है। दूसरा, यह सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा को यह सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू नहीं होता है। तीसरा, इसमें संरक्षित किए जाने वाला डेटा के प्रकार की सीमित समझ है। यह डेटा फिड्यूसरी पर बहुत कम दायित्व डालता है। इसके अलावा इसे अनुबंध द्वारा ओवर राइड दिया जा सकता है। इन दायित्वों के उल्लंघन पर इन दायित्वों के उल्लंघन पर डेटा फिड्यूसरीज के लिए केवल न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त विधान है। इसमें देखिए, प्रस्तावित विधानों के पिछले संस्करण कठिन और विशाल थे, जबकि वर्तमान विधेयक संक्षिप्त छोटा था, पाठकों के लिए अधिक अनुकूल है। पारदर्शी व्यवस्था भी है इसमें। यह विधेयक वर्तमान प्रणाली में कुछ पारदर्शिता लाने का भी प्रयास करता है। यह संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए जो संबंधित व्यक्तियों के लिए वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अगला है, यह व्यक्तियों को सक्षम बनाता है। देखिए, इसमें भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 8वीं अनुसूची की भाषाओं में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है। अगला है, एक आसान अनुपालन व्यवस्था बनाने पर केंद्रित होना। समग्र रूप से यह विधेयक अनुपालन के उल्लंघन के लिए एक अधिक क्षमाशील ढांचा प्रस्तुत करता है। यह कई स्वागत योग्य सुधारों को भी प्रस्तावित करता है। उदाहरण के लिए, गैर व्यक्तिगत डेटा को हटाना। इसके अतिरिक्त इसे व्यवसाय समर्थक संस्करण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह 2019 के विधेयक द्वारा सौंपे गए व्यापक डेटा स्थानीयकरण कार्य को शामिल नहीं करता है। ये व्यवसाय समर्थक संस्करण है। सीमा पार डेटा प्रवाह पर नियमों में ढील देने से बड़ी तकनीकी कंपनियों को राहत मिल सकती है। सीमा पार डेटा प्रवाह पर नियमों में ढील देने से बड़ी तकनीकी कंपनियों को क्या हो सकती है? राहत मिल सकती है। कुछ अन्य पॉइंट देखें तो डेटा प्रिंसिपल के अधिकार में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। यह पोस्टमार्टम निजता के अधिकार को मान्यता देता है। यह पोस्टमार्टम निजता के अधिकार को मान्यता देता है, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में शामिल नहीं था। पोस्टमार्टम निजता होती क्या है? इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उससे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने से है। इसके अतिरिक्त यह डेटा प्रिंसिपल को मृत्यु या अक्षमता के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने की अनुमति देगा। ये जो विधेयक है। अगला पॉइंट है, भारत के विधायी इतिहास में पहली बार हर और सी का उपयोग सभी लिंग के व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में जो डेटा संरक्षण कानून है उनकी, डेटा संरक्षण मॉडल को। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड के आंकड़ों के अनुसार 194 देशों में से अनुमानित 137 देश 137 देशों ने डेटा और निजता सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। पहला बात करते हैं यूरोपीय संघ का मॉडल जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR। देखिए, यह दुनिया भर में डेटा संरक्षण संबंधित अब तक विकसित अधिकांश कानूनों के लिए एक आधार रहा है। इस मॉडल के तहत एक व्यापक डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क तैयार कर निजता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। यह फ्रेमवर्क व्यक्तिगत डेटा की किसी भी तरीके से किए जाने वाली प्रोसेसिंग पर लागू होता है तथा सरकारी और निजी दोनों तरह की संस्थाओं को इसका पालन करना होता है। अगला पॉइंट है, इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा जैसे कुछ मामलों में छूट दी गई है। हालांकि इन अपवादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा गया है। संयुक्त राज्य का अमेरिकी मॉडल क्या है? निजता संरक्षण को बड़े पैमाने पर स्वायत्त संरक्षण लिबर्टी प्रोटेक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिविधियों को सरकारी निगरानी से संरक्षित करता है। हालांकि इसका संरक्षण दायरा सीमित है। इसके तहत व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति को ऐसे संग्रह और इसके उपयोग के बारे में पता है। चीन का मॉडल, चीन का व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून चीनी डेटा विनियामकों को आधुनिक अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त चीन के हालिया डेटा सुरक्षा कानून के तहत व्यावसायिक डेटा को उनके महत्व के स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही डेटा के सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तो ये कुछ मॉडल थे। आगे चलते हैं। अगला है आतंकवाद और धन शोधन, टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर, याद रखिएगा, इसका तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है।
इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखें तो देखिए, यह जो काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, ये जो कह सकते हैं संस्था या ढांचा है, इसकी शुरुआत फ्रांस सरकार की पहल पर 2018 में हुई थी। यह पहल प्रतिभागी देशों और संगठनों को आतंकवाद के वित्त पोषण के संदर्भ में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। 2019 में यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, पहला फ्रांस में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में। इसे 2020 में भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित किया गया। फिर 2022 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आतंकवाद और धन शोधन क्या है, इनको देखें तो आतंकवाद क्या है। यह आतंकवाद की यदि बात करें तो यह व्यक्तियों के खिलाफ बल या हिंसात्मक रवैया अपनाने, एक सेकेंड, हाँ, हिंसात्मक रवैया अपनाने अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक गैर कानूनी तरीका है। इसके तहत किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश पर अनैतिक दबाव या क्षेत्र के नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। धन शोधन में क्या होता है? यह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय को वैध बनाने की प्रक्रिया है, ताकि उक्त धन वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया प्रतीत हो। ठीक है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का एक चक्र होता है, जैसे कि काले धन का संग्रह होगा, फिर इसे प्लेसमेंट के तहत क्या होता है, इसे वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद वित्तीय प्रणाली के माध्यम से लेयरिंग की जाती है। इसको कई जगह पैसे को घुमाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। जैसे ऑफशोर बैंक, पहले क्या है, मान लीजिए कंपनी एक्स के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर होना, फिर ये ऑफशोर बैंक है। फिर आपका वाई द्वारा कंपनी एक्स को जाली इनवाइस का भुगतान करना और वहां से पैसे का बैलेंस लेना। तो इस प्रकार से ये पहले लेयरिंग करके कई जगहों से घुमा करके लेयरिंग की जाती है। इसके बाद इंटीग्रेशन वाला जो पॉइंट आता है, ये क्या होता है, इसमें अत्यंत महंगी परिसंपत्तियों की खरीद, वित्तीय निवेश, वाणिज्यिक औद्योगिक निवेश इत्यादि में इसको निवेश कर दिया जाता है, जिससे लगे कि ये व्हाइट मनी है। इसके अतिरिक्त देखिए, आतंकवाद और धन शोधन के बीच में संबंध क्या है। तो पहली जो सामान्य गतिविधियां दोनों में, देखिए, आतंकवादी वित्त पोषण और धन शोधन के बीच एक स्पष्ट समानता देखी जा सकती है कि दोनों ही मामलों में धन को सरकारी प्राधिकारियों की जांच से छिपाने के प्रयास किया जाता है, और यह किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर के अपराधी हर साल लगभग 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की राशि का शोधन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों संबंध आप यहाँ समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए, आपराधिक गतिविधियां होती हैं, इस आपराधिक गतिविधियों के संचालन से होने वाली आय होती है। ठीक है, आपराधिक गतिविधियां होंगी तो इस आपराधिक गतिविधियों से के संचालन से होने वाली आय होती है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। इस प्रच्छन्न या अदृश्य मुद्रा को गैर आतंकी निधियों में, जैसे कि गैर कानूनी स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आतंकी गतिविधियों के कुछ कानूनी स्रोत भी होते हैं। ठीक है, उसके यहाँ समझेंगे। सहजीवी संबंध, देखिए, धन शोधन समय के साथ गैर कानूनी धन के स्रोत व भेजने का मार्ग स्थापित कर लेता है। धन शोधन समय के साथ गैर कानूनी धन के स्रोत व भेजने का मार्ग स्थापित कर लेता है। वहीं आतंकवादी और इन्हीं के जैसे अपराधी धन प्राप्त करने के लिए इन स्रोतों या मार्गों का फायदा उठाते हैं। धन शोधन मार्ग इस तरीके से प्राप्त आय को कानूनी बना देता है। अगला है आतंकवाद और धन शोधन के बीच अंतर क्या है। आतंक के वित्त पोषण के मामले में धन के स्रोत कानूनी भी हो सकते हैं, लेकिन धन शोधन के मामले में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आतंकी संगठन के सदस्यों, आमतौर पर नए सदस्य, द्वारा धन का योगदान या गैर लाभकारी संगठनों के दुरुपयोग आदि के माध्यम से अर्जित आय होती है। आतंकवाद संबंधी निधियों को स्थानांतरित करने के तरीकों की बात करें, कैसे स्थानांतरित करते हैं। पहला है बैंकों के माध्यम से स्थानांतरण। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से आतंकवाद का वित्त पोषण अक्सर छोटे पैमाने पर होता है। प्रत्येक दिन किए जाने वाली बड़ी संख्या में कानूनी वित्तीय लेन देन से इन्हें अलग कर पाना मुश्किल हो सकता है। अगला है मनी वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम। रेमिटेंस सेवा प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों को इस संदर्भ में एक प्राथमिक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनके माध्यम से उपभोक्ता सीमा पार मतलब एक देश से दूसरे देश, तो उपभोक्ता सीमा पार धन हस्तांतरण गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। अगला है नकदी को भौतिक साधनों से भेजना। देखिए, तस्करी के माध्यम से नकदी भेजना आतंकवादी गतिविधियों का एक प्रचलित पहलू बना हुआ है। इसके अलावा वस्तुओं जैसे कि तेल, चारकोल, हीरे, सोना और नशीले पदार्थों के गैर कानूनी व्यापार भी नकदी प्रणाली को संभव बनाता है।
गैर कानूनी व्यापार भी नकदी प्रणाली को संभव बनाता है। नए तरीके, क्रिप्टो मुद्राएं, वॉलेट जैसी वर्चुअल एसेट्स नई वित्तीय तकनीक हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों के बारे में देख लें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प यूएनएससीआर जो संकल्प है 1267 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहे हैं। इन संकल्पों ने आतंकवादी संगठनों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध व्यवस्था का आधार तैयार किया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति सीटीसी की दिल्ली घोषणा पत्र आतंकवादी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए इस घोषणा पत्र को अपनाया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एफएटीएफ की बात करें तो यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करने वाला एक अंतर सरकारी निकाय है। यह इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों और इनसे समाज को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करने का कार्य करता है एफएटीएफ। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय यूएनओडीसी की आतंकवाद रोकथाम शाखा टीपीबी यह आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के कानूनी पहलुओं को देखती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय यूएनओसीटी आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकने एवं उनका मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी कार्रवाइयों का नेतृत्व और समन्वय करता है। अब बात करते हैं आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ भारत की जो प्रमुख राष्ट्रीय पहल है उनकी। तो पहला है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए। यह भारत सरकार की संघीय एजेंसी। इसका गठन भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। वर्ष 2008 में जो आतंकी अटैक होता उसके बाद गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए यह एक आतंकवाद रोधी कानून है जो व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करती है। तीसरा है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड। इसकी स्थापना सूचना साझा एजेंसी के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की क्षमता को बढ़ाना है। अगला है भारत ने आतंकी वित्त पोषण से लड़ने में समन्वय स्थापित करने के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। देखिए, बियॉन्ड बॉर्डर कोऑपरेशन का समग्र दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर आतंकी वित्त पोषण का मुकाबला करने का आधार है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग को जो है रोकने के 3 चरण हो सकते हैं। पहला चरण क्या है? रोकथाम करना। तो लेन देन शुरू करने वालों की पहचान करना और कुछ लेन देन पर रोक लगाना। फिर दूसरा चरण क्या होता है? उसका पता लगाना, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विशेष तरीके से जांच पड़ताल करना। तीसरा चरण क्या है? अपराध पर लगाम, संपत्तियों को फ्रीज करने और जब्ती जैसे कानूनी उपायों के द्वारा संबंधित अपराधों पर लगाम लगाना। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निहित जो खामियां हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय की कमी। इसके अलावा अलग अलग देशों पर कानूनों का भारी बोझ डाल दिया जाता है। दूसरा, बैंकों द्वारा ग्राहक पहचान की अपर्याप्त नीतियां। इस क्षेत्र में बैंकों द्वारा नियमों के समग्र अनुपालन का स्तर निम्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता है और ऐसे में ग्राहकों की पहचान पर अधिक सख्ती उनकी कार्य संस्कृति के विपरीत हो जाती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। नीति निर्माताओं और विधायिका के स्तर पर प्रबल राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव एक मजबूत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के विकास और कार्यान्वयन में बहुत बड़ी बाधा है। अगला है समन्वय की कमी। राष्ट्र आपस में कानूनी सहायता व सूचना साझा करने तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों व सीमा पार के लोगों के साथ सहयोग बढ़ाने में विफल रहे हैं। गैर नगद आधारित विधियां, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट भुगतान, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी और मोबाइल भुगतान जैसी नई गैर नगद भुगतान तरीकों के बढ़ते प्रसार ने आतंकवादी वित्त पोषण के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। उपर्युक्त जो ये चुनौतियां हमने देखी हैं, उपर्युक्त चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है, उसकी बात करें तो पहला है वित्तीय अन्वेषण प्रणाली को मजबूत करना। इस संदर्भ में सटीक और अच्छी तरह से जुड़ी वित्तीय अन्वेषण सूचनाएं अत्यंत आवश्यक हैं। इनसे आतंकवादी संगठनों की संरचना और व्यक्तिगत आतंकवादियों की गतिविधियों का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरा, इसी में आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने के लिए निजी क्षेत्र से प्राप्त वित्तीय खुफिया जानकारियों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इस तरह की सीमा पार जो एक देश से दूसरे देश के बीच की जो चुनौतियां हैं, सीमा पार चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन संस्थाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच ऐसी खुफिया जानकारी साझा करना
शामिल है जिन पर कार्रवाई की जा सके। अगला है वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी। वित्तीय क्षेत्र और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान से समग्र निगरानी बढ़ सकती है। अगला है तकनीकी सुधार। धन शोधन गतिविधियों में नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग के उभरते खतरों से निपटने के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी समान रूप से उपयोगी आधुनिक तकनीकों की मदद ली जानी चाहिए। अगला है दंडात्मक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना। देखिए, दंडात्मक प्रावधानों में संपत्ति की जब्ती जैसे कदमों को शामिल किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप ऐसे अपराधों के लिए सजा इनके निवारण उपायों के रूप में कार्य कर सकती है। अगला टॉपिक है भीड़ प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट। देखिए, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले साउथ कोरिया के सियोल और गुजरात के मोरबी में हुई दुर्घटनाओं ने भीड़ और इसके प्रबंधन को चर्चा का मुद्दा बना दिया। देखिए, इससे संबंधित तथ्यों की यदि बात करें, उससे पहले थोड़ा सा मोरबी के बारे में जान लें। मोरबी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को, मोरबी जो है गुजरात में है। मोरबी लघु तथा मध्यम उद्यम मध्यम उद्यम सॉरी लघु तथा मध्यम उद्योगों और भारत के सिरेमिक कारखाने का प्रमुख केंद्र है। तो सिरेमिक कारखाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मोरबी। भारत के लगभग 70% सिरेमिक का उत्पादन मोरबी में होता है। यहाँ पर निर्मित सिरेमिक टाइल्स मध्य पूर्व एवं पूर्वी एशिया के देशों को निर्यात की जाती है। और यह जो मोरबी जो पुल था, किस नदी पर था? मच्छू नदी पर था। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित फैक्टों को। देखिए, सियोल जो दक्षिण कोरिया का सियोल है, वहां पे भीड़ त्रासदी की घटना भगदड़ का एक अनूठा मामला है। गौरतलब है, सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से करीब 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार से मोरबी का जो पुल रहा है गुजरात का, वहां पर भी ऐसी दुर्घटना हुई। भगदड़ की बात करें, भगदड़ एक ऐसी अवस्था है जहां भय या उत्तेजना में लोग अनियंत्रित होकर के मुख्यतः एक ही दिशा में भागने लगते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अत्यधिक संख्या में लोग किसी सीमित क्षेत्र में उसकी क्षमता के विपरीत एकत्रित होने या उस सीमित क्षेत्र से एक साथ बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसे सीमित क्षेत्रों में लोग एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं। भीड़ प्रबंधन क्या है? भीड़ प्रबंधन क्या है? तो देखिए, भीड़ प्रबंधन का आशय सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों से है। इसके अंतर्गत भगदड़, मारपीट, झगड़े, दंगों आदि के प्रकोप को रोकने के लिए भीड़ को प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा किसी सभा, विरोध या प्रदर्शन के प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया जाता है। भीड़ में स्वैच्छिक और अनैच्छिक शक्तियां, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फोर्सेस शामिल होती हैं। जब तक भीड़ में लोगों के घनत्व को उचित स्तर पर प्रबंधित किया जाता है, तब तक भीड़ में शामिल लोग सामाजिक बल द्वारा नियंत्रित होते हैं। सामाजिक बल एक स्वैच्छिक बल होता है जो सामाजिक संपर्क के प्रति की जाने वाली एक भौतिक प्रतिक्रिया है। और जब भीड़ का घनत्व एक क्रांतिक स्तर तक पहुंच जाता है, तो इसमें शामिल लोगों की गतिविधियां अनैच्छिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होने लगती हैं। और अनैच्छिक शक्तियां ऐसी भौतिक शक्तियां हैं जहां लोगों से ठसाठस भरी हुई स्थिति में भीड़ एक दूसरे को पीछे से या एक तरफ से धक्का देने लगती है। ठीक है। अब इस भीड़ प्रबंधन का महत्व क्या है? पहला, बुनियादी ढांचे के संरक्षण में सहयोग होता है। लोगों के बीच भ्रम से बचने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहायक होता है भीड़ प्रबंधन। और सामूहिक सभाओं के आयोजन के दौरान भगदड़ और दंगों को रोकने में सहायक होता है। साथ ही आयोजन के दौरान उपस्थित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव में मदद करता है। अब भीड़ से जुड़ी हुई आपदा के कारण क्या है? पहला, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो विफलता होती है वो। इसके तहत यह बैरिकेड्स, खराब सुरक्षा रेलिंग, दुर्गम क्षेत्र, आपातकालीन निकास की अनुपस्थिति, अनधिकृत निर्माण जैसी किसी संरचना के टूटने के कारण होती है। उदाहरण के लिए, गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर पुल टूटने का कारण जो है वो संरचनात्मक विफलता और प्रबंधन की कमी थी। दूसरा जो कारण है, आग या बिजली। इस तरह की आपदाएं अग्निशमन यंत्रों की अनुपलब्धता, संलग्न स्थानों पर अनाधिकृत आतिशबाजी, अग्नि संहिता के उल्लंघन, विद्युत जनरेटर से शॉर्ट सर्किट आदि के कारण होती है। सुरक्षा, अगला कारण क्या है? सुरक्षा। देखिए, भीड़ नियंत्रण के लिए कम संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और उनकी तैनाती से पहले उनकी अपर्याप्त ब्रीफिंग, सीसीटीवी के माध्यम से भीड़ की निगरानी की कमी, पुलिस के साथ प्रभावी वायरलेस सिस्टम आदि की कमी कारण ऐसी आपदाएं होती हैं। अगला पॉइंट है हितधारकों के बीच खराब समन्वय का होना। सौंपे गए कर्तव्यों की सीमा के बारे में कम समझ, संचार में देरी, एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी आदि प्रमुख कारण हैं ऐसे भीड़ से दुर्घटनाएं होती हैं उनके। ठीक है, भीड़ से जुड़ी हुई आपदाओं के कारण के रूप में। अगला है भीड़ का व्यवहार। देखिए, भीड़ का व्यवहार भी जो है, भीड़ के फलस्वरूप जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं उनका एक बहुत बड़ा रीजन है भीड़ का व्यवहार। आपदा राहत आपूर्ति के वितरण के दौरान अधिक भीड़ भाड़,
रेल के आगमन या प्रस्थान के लिए प्लेटफॉर्म में अंतिम समय में परिवर्तन आदि परिस्थितियों में भीड़ के व्यवहार को प्रबंधित करना कठिन हो जाता है। भीड़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के कुछ दिशा निर्देश हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुछ दिशा निर्देश हैं। वो क्या है? पहला, प्लानिंग। नियोजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम घटना या स्थल, आगंतुकों और हितधारकों के बारे में विस्तृत समझ होनी चाहिए। दूसरा, जोखिम विश्लेषण। भगदड़ जैसे संभावित खतरों की पहचान, उनसे जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक न्यूनीकरण रणनीति तैयार की जानी चाहिए। तीसरा है आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना। किसी अप्रत्याशित घटना के मामले में चेतावनी तंत्र, पूर्व चेतावनी, संसाधन जुटाना, मीडिया प्रबंधन और सूचना प्रसार आदि पर एक योजना तैयार की जानी चाहिए। अगला है बचाव और सुरक्षा के उपाय। पैदल चलने वालों, शत्रुतापूर्ण समूहों और वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए लक्षित क्षेत्रों में बैरिकेड्स, रोड ब्लॉक्स और बाड़ लगाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य, स्वच्छता और चिकित्सा सेवाएं। सामूहिक सभा के आयोजकों को अपने संसाधनों के बारे में योजना बनाने के लिए संकट की स्थिति पर पहले से विचार करना चाहिए। जागरूकता पैदा करने के लिए तंत्र विकसित करने, प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा स्टाफ, किट, आपातकालीन जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट क्या है? सूचना प्रबंधन और प्रसार। अलग अलग हितधारकों जैसे सरकारी प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया आदि के बीच समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। यह बिना किसी घटना के भीड़ इकट्ठा करने के आयोजनों को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक संचालित करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा चार्ट दिया गया है भीड़ प्रबंधन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण का। पहले क्या करेंगे? आयोजन के अलग अलग प्रकार किस प्रकार का है उसको पहले कैटेगराइज किया जाता है कि धार्मिक है, स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर का युवा महोत्सव है, खेल आयोजन है, या संगीत कार्यक्रम है, राजनीतिक है, उत्पाद का प्रचार है कोई। तो पहले आयोजन के अलग अलग प्रकारों को कैटेगराइज करेंगे। फिर आने वाली भीड़ किस प्रकार की है, मतलब उसकी आयु, उसमें आने वालों की आयु, लिंग, क्षेत्र, आर्थिक स्तर, स्थान, आयोजन का ज्ञान और अनुभव के बारे में। फिर भीड़ की मंशा क्या है, मतलब भीड़ वहां पे आ क्यों रही है, सामाजिक कारण से, मनोरंजन के लिए, राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक किस पर्पज से आ रही है वो देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद भीड़ भीड़ प्रबंधन के लिए क्या करेंगे? क्षमता के अनुसार योजना बनाना है। फिर जोखिम का आकलन करना, बेहतर तैयारी की योजना बनाना और किसी अकस्मात घटना की स्थिति में तैयार रहना तथा क्षमता का निर्माण करना। अब आयोजन स्थल पे क्या होना चाहिए? तो आयोजन स्थल के लिए क्या होना चाहिए कि पहले देखना पड़ेगा कोई विशेष स्थान, मतलब आयोजन कहाँ पर हो, किसी विशेष स्थान पर, वो मैदानी है या पहाड़ी इलाका है, ये आयोजन स्थल स्थायी है या अस्थायी है, खुला है, बंद है, या सार्वजनिक है या निजी है, भीड़ को सहन करने की क्षमता क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। फिर अन्य हितधारक और उसके उनके उद्देश्य क्या हैं, जैसे स्थानीय दुकान, वहाँ पे जो अन्य हितधारक हैं जहाँ पे आयोजन हो रहा है तो वहाँ स्थानीय दुकान, व्यवसाय, पंडाल कैसा है, आस पड़ोस के निवासी कैसे हैं, गैर सरकारी संगठन या स्थानीय प्रशासन वहाँ का क्या है, उसको देखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं भीड़ प्रबंधन में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है उसको। पहला, प्रौद्योगिकी सुधार होना चाहिए। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आदि का इस्तेमाल भीड़ के अनुभव और भीड़ नियंत्रण में सुधार करेगा। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण। भीड़ आपदाओं को रोकने के लिए भीड़ कर्मियों को प्रशिक्षित करना, सामान्य और आपातकालीन भीड़ गतिविधियों पर निर्देश प्रदान करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना आवश्यक है। मीडिया की भूमिका। मीडिया असामाजिक तत्वों पर नजर रख सकता है और भगदड़ जैसी आपदाओं से बचने तथा शांति एवं सद्भाव बहाल करने के लिए संदिग्ध असामाजिक गतिविधियों को उजागर कर सकता है। अवसंरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की, इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए क्षमता से अधिक उपस्थिति और अवसंरचनात्मक अंतराल को दूर करने की योजना के साथ साथ स्थल या अवसंरचना की वहन क्षमता का भी आकलन किया जाना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात कर लेते हैं। पहला है महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, CII। देखिए, जनगणना संबंधी डेटाबेस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो दोनों को किया गया, ध्यान रखिएगा। इस अधिसूचना का अर्थ है कि निम्नलिखित से संबंधित डेटा में किसी भी तरह का छेड़छाड़ या बिना प्राधिकृत पहुंच के अथॉराइजेशन के पहुंच के मामले में 10 साल तक की कारावास की सजा दी जाएगी। पहला है जनगणना के एप्लीकेशन, दूसरा है NPR डेटाबेस या भारत के रजिस्टर जनरल के डेटा सेंटर में। ये जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना है, CII को महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में जाना जाता है। यह एक भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली की अक्षमता या इसके नुकसान से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं रक्षा ढांचे को हानि हो सकती है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT अधिनियम 2000, जिसमें 2008 में संशोधन हुआ, की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा करती है। CII जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना है, इसके समक्ष प्रमुख खतरे क्या है? प्राकृतिक खतरे जैसे भूकंप, सुनामी आदि,
मानव जनित खतरे जैसे आतंकवाद, आर्थिक जासूसियात और दुर्घटना जैसे पावर ग्रिड सुरक्षा प्रणाली की विफलता इत्यादि। सीआईआई की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? पहला, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र एनसीआईआईपीसी, यह सीआईआई की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। दूसरा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया बल सीईआरटीआईएन, यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने वाली नोडल एजेंसी है। तीसरा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एनसीएससी, यह साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। अगला, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना है, इसके उदाहरणों को थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन इसमें शामिल है। दो को तो अभी शामिल किया गया जिसको हमने ऊपर बात की। इसके अलावा परिवहन है, विद्युत और ऊर्जा है, दूरसंचार, सरकार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, सामरिक और सार्वजनिक उद्यम, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के तहत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल काउंटर रैशमवेयर इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, तो CRI काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, तो वैश्विक स्तर पर बढ़ते रैंसमवेयर हमलों को देखते हुए CRI ने अर्थात काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव ने अपने संस्थागत सहयोग को अधिक गहन करने का निर्णय लिया है। CRI में भारत सहित 36 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंडे को मजबूत करना है। भारत और लिथुआनिया संयुक्त रूप से CRI के नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। हाल ही में संपन्न शिखर सम्मेलन में CRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स का गठन का निर्णय लिया है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स है, इसका उद्देश्य लोचशीलता में सहयोग करना, रैंसमवेयर समूहों को बाधित करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना तथा इन समूहों की अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकना है। आगे बात करते हैं ब्लू बगिंग के बारे में। तो ब्लू बगिंग क्या है? यह हैकिंग का एक रूप है। यह साइबर हमलावरों को अपने खोज योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक डिवाइस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसके अंतर्गत एक बार ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद हैकर्स प्रमाणीकरण जो एथेंटिकेशन का जो होता है उसको बाईपास करने के लिए ब्रूट फोर्स हमलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक बार किसी डिवाइस में ब्लू बग आ जाने के बाद एक हैकर कॉल सुन सकता है, आपके संदेश पढ़ सकता है और मैसेज और उसको कहीं भी भेज भी सकता है। साथ ही संपर्कों को चुरा सकता है, उन्हें बदल भी सकता है। इसे रोकने के उपाय क्या है? जो नॉर्मल उपाय है उसमें यह है कि उपयोग ना होने पर आपको अपने ब्लूटूथ को बंद कर देना चाहिए, डिवाइस को अपडेट करते रहना चाहिए और सार्वजनिक वाईफाई का सीमित उपयोग करना चाहिए। आवश्यक ना हो तो उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के बारे में। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम HELS एसएफओ टेक्नोलॉजी ने हाई एनर्जी लेजर सिस्टम विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज चीज के साथ सहयोग किया गया है। इस सहयोग से 2 किलोवाट सिंगल मोड कंटिन्यूअस वेव फाइबर लेजर का विकास किया जाएगा। ये जो चीज है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत हेल्स हाई एनर्जी लेजर सिस्टम पर अनुसंधान एवं कार्य के लिए रक्षा प्रयोगशाला है। यदि हम HELS अर्थात हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के बारे में बात करें तो यह जो है HELS हथियार पर्याप्त तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह ऊर्जा एक पारंपरिक युद्ध सामग्री का उपयोग किए बिना एक लक्ष्य को सीधे अप्रभावी बना सकती है। यह हथियार हवा, जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में लक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। HELS अर्थात हाई एनर्जी लेजर सिस्टम एक लेजर हथियार है। यह निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW अर्थात डायरेक्टेड एनर्जी वेपन श्रेणी से संबंधित है। निर्देशित ऊर्जा हथियार जो है DEW एक व्यापक शब्दावली, इसका उपयोग उन सभी प्रौद्योगिकियों को इंगित करने के लिए किया जाता है जो केंद्रित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा या परमाणु या उप परमाणु कणों का एक बीम उत्पन्न करते हैं। इस क्षेत्र में भारत जो हथियार विकसित कर रहा है उसे डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा 2 नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दुर्गा 2 नाम दिया गया है। अन्य कुछ परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्ट प्रोजेक्ट आदित्य और एयर डिफेंस डेजलर्स। रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और चीन ने DEW अर्थात निर्देशित ऊर्जा हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन विकसित करने के लिए मजबूत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा DEW के लाभों को थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थात
निर्देशित ऊर्जा हथियार या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के बारे में, तो स्टील्थ हथियार जैसे प्रणाली जैसे प्रदर्शन, जिसको रडार नहीं पकड़ पाता, उस प्रकार का इनका प्रदर्शन होता है। दूसरा, घातक और गैर घातक दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रति शॉट लागत इसकी कम आती है और ये हथियार स्पीड ऑफ लाइट इंगेजमेंट प्रदान करते हैं। इससे प्रतिक्रिया और ट्रैकिंग बहुत तीव्र बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, जिसको शॉर्ट में स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। तो स्पेस एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है। इसका विकास डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। सोनार अर्थात साउंड नेविगेशन और रेजिंग समुद्र के अन्वेषण तथा मानचित्रण में सहायक है। इसका कारण है यह है कि ध्वनि तरंगे राडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में जल में अधिक दूर तक जाती हैं। स्पेस जो है ये दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है। इस सुविधा की विशेषता विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म में निहित है। इस प्लेटफॉर्म को 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है। स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। इससे सेंसर और ट्रांसड्यूसर जैसे वैज्ञानिक पैकेजों की त्वरित तैनाती तथा आसान रिकवरी संभव हो सकेगी। रोहिणी 200 रॉकेट के बारे में बात करें तो RH-200, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के RH-200 परिज्ञापी या साउंडिंग रॉकेट का लगातार 200वीं बार सफल प्रक्षेपण हुआ है। वैज्ञानिक समुदाय परिज्ञापी रॉकेट अर्थात साउंडिंग रॉकेट का मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की समान शाखाओं पर प्रयोग को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। भारत का पहला परिज्ञापी रॉकेट या साउंडिंग रॉकेट वर्ष 1963 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम नाइक अपाचे था। इसे अमेरिका में बनाया गया था 1963 में। इसरो ने परिज्ञापी साउंडिंग रॉकेट के अपने संस्करण को वर्ष 1967 में प्रक्षेपित किया था। इसका नाम रोहिणी RH-75 नाम दिया गया था। RH-200 एक ठोस मोटर संचालित एक्सपेंडेबल रॉकेट है। यह ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए पेलोड के साथ 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। सुर्खियों में कुछ सैन्य अभ्यास की बात करें, एक्सरसाइज इन न्यूज, तो पहला है इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022। यह एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना भाग ले रही है। इंडो पैसिफिक एंडेवर में गरुण शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। तो गरुण शक्ति और गरुण में डिफरेंस है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, जबकि गरुण जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त वायुसैन्य अभ्यास है। तो दोनों में फर्क याद रखिएगा। अगला है युद्ध अभ्यास 22। यह भारत और अमेरिका का एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। अगला है हरिमऊ शक्ति अभ्यास। यह भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच किया जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।